हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी किया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि चैप्टर 1 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने प्रश्नावली 1.1 भी कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि, मतलब कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है, इससे रिलेटेड आपको वार्षिक परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं हम कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है। अभाज्य गुणनखंड विधि को अंकगणित की आधारभूत प्रमेय भी कहते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब कि कोई भाज्य संख्या होगी उसे आप अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हो। आगे उसने बोला है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब कि अभाज्य गुणनखंड का क्रम, अभाज्य गुणनखंड का जो क्रम होता है वो होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और ये ऐसे आगे चलता है। मतलब कि इस क्रम के बिना अद्वितीय होगा, मतलब कि इस क्रम में ही होगा अभाज्य गुणनखंड, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने लिखा है 3276, इसको अपने को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड इसके निकालना है। 3276 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये हमारे पास निकल के आता है। देखो यहाँ पे इकाई अंक जो है वो सम है, तो हम इकाई अंक सम है तो सम संख्या मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग देने पर यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, फिर 2 अट्ठे 16। यहाँ पे फिर से इकाई अंक सम है तो हम फिर से क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, जब हम 2 से भाग देते हैं तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 एकम 2 और 2 9 18। जब 2 से भाग, यहाँ पे इकाई अंक अब सम नहीं है तो फिर 2 से भाग नहीं जाएगा, तो उसके अगली संख्या हम देखेंगे 3। जब हम इस पर 3 से भाग देते हैं, जब हम इस पर 3 से भाग देते हैं तो 3 दूनी 6, यहाँ पे बचा 2, 3 साते 21 और 3 तिया 9। यहाँ पे इकाई अंक फिर से भी सम है, मतलब कि 2 से भाग तो नहीं जाएगा मगर 3 से जा सकता है। 3 से भाग दे दो, 3 9 27 और 3 एकम 3। अब यहाँ पे बचा 91। अब 91 पे जो है वो 3 से भाग नहीं जाएगा। अगली संख्या हम लेते हैं तो वो है 7। जब हम 7 लेते हैं तो 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 तिया 21। अब 13 भी ऑलरेडी अभाज्य गुणनखंड है, मतलब हम लिख सकते हैं 3276 बराबर है ये 2, ये 2, ये 3, ये 3, साथ में ये 7 और साथ में ये 13। तो हम लिख देंगे 3276 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 13। इसे हम अगले और तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 7 की घात 1 गुणा 13। ये जो है वो 3276 के बराबर है। मतलब कि अभाज्य गुणनखंड विधि सिर्फ इतनी है कि आपको कोई भाज्य संख्या दी होगी और उस पर अपने को अभाज्य गुणनखंड को, उसमें जो है अपने को अभाज्य गुणनखंड में उसे बदलना होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम कि विभाजन के नियम क्या होते हैं। मतलब कि संख्या 2 से विभाजन का नियम क्या है, 3 से विभाजन, वैसे ही आगे तक की संख्या के विभाजन के नियम हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 2 से विभाजन का नियम है कि संख्या के अंतिम अंक सम हो, मतलब संख्या का अंतिम अंक सम हो। मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 144। 144 को आपको क्या करना है, 2 से विभाजित करना है। 144 को जब आपको 2 से विभाजित करना हो तो उसका अंतिम अंक सम होना चाहिए। यहाँ पे अंतिम अंक 4 है और 4 जो है वो सम है, मतलब कि ये संख्या जो है वो 2 से विभाजित हो जाएगी। अगली संख्या देखते हैं हम 3 से विभाजन का नियम क्या है कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, मतलब संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। हम संख्या लेते हैं 144 को ही हम 3 से विभाजित करके देखते हैं। 144 को जब आप 3 से विभाजित करते हो तो संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो हम करते हैं 1 + 4 + 4, 4 और 4 8 और 1 9। 9 को आप 3 से विभाजित करोगे तो ये चला जाएगा, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा कि 144 भी 3 से विभाजित होगा। अगली कंडीशन है कि संख्या जो है 4 से विभाजित हो, तो संख्या 4 से विभाजित हो उसके लिए आपके लिए कंडीशन है कि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त हो। संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त हो। आप फिर से संख्या ले लो 144, इसमें आपको 4 से भाग देना है। तो 144 में 4 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा, इसको आप क्या करोगे, अंतिम 2 अंक में आप 4 से भाग दोगे। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, मतलब अंतिम 2 अंक में अगर 4 से भाग जा रहा है तो वह संख्या में
पूरी संख्या में 4 से भाग चला जाएगा। अगली कंडीशन देखते हैं हम 5 से विभाजन के नियम। 5 से विभाजन का नियम क्या कहता है कि संख्या के इकाई अंक 0 या 5 हो, मतलब कि संख्या के इकाई का अंक 0 होना चाहिए। मान लो ये ले लो संख्या 1720, यहाँ पे इकाई अंक 0 है, इसको क्या करोगे आप 5 से विभाजित करोगे तो आप देखोगे इकाई का अंक 0 है, मतलब इस पे 5 का भाग चला जाएगा। या फिर इकाई अंक 0 ना हो तो क्या हो 5 हो, 5 ले लेते हैं हम, ये ले लो 1575/5। जब आप 1575/5 लेते हो तो इकाई अंक फिर से आ गया 5, इस पे 5 से भाग करके देख लेते हैं हम। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 2 बचा 25, मतलब कि जब इकाई अंक 5 होगा तो उस संख्या में, और जब इकाई अंक 0 होगा तो उस संख्या में 5 से विभाजित हो जाएगी वो संख्या। अगला है 6 से विभाजन का नियम। क्या बोलता है कि 6 बराबर होता है, देखिए 6 बराबर होता है 2 गुणा 3, मतलब कि 2 तिया 6, तो 6 का विभाजन का नियम वही होगा जो 2 और 3 के लिए लागू होता होगा। 2 से विभाजन का नियम है संख्या का अंतिम अंक सम हो, और 3 से विभाजन का नियम है कि संख्या के अंतिम अंकों का योग जो है वो संख्या के सभी अंकों का योग जो है 3 से विभाजित हो, मतलब कि ये दोनों नियम क्या है, ये दोनों नियम जहाँ पे फॉलो हो जाएंगे वहां पे 6 से भी विभाजन हो जाएगा। आगे देखते हैं हम 7 से विभाजन के नियम। 7 से विभाजन के नियम में क्या है कि इकाई अंक को दोगुना कर, मान लो कोई संख्या ले लो 343 में आपको देना है भाग 7 से, 343 में आपको 7 से भाग देना है, तो 7 से विभाजन का नियम क्या कहता है कि इकाई अंक को दोगुना कर। इकाई अंक लो 3 है, 3 को दोगुना कर दो, मतलब 3 गुणा 2 कर दो, बराबर आ जाएगा 6। दोगुना कर शेष संख्या से घटाने पर, दोगुना कर दिया आपने आ गया 6, और शेष संख्या यहाँ पे बची थी 34, मतलब 34 में से माइनस कर दो 6, शेष संख्या से घटाने पर 34 में से 6 जाएगा, बचेगा 28। अब जो 28 बची है उसने बोला घटाने पर प्राप्त संख्या जो है वो 7 से विभक्त हो, मतलब कि 28 जो है इस पर भाग दे दो आप 7 का, 7 एकम 7, 7 चौ 28, मतलब कि इस 28 पे अगर 7 से भाग जा रहा है तो ये जो संख्या होगी इस पर भी आपका 7 से भाग जाएगा। क्या करें हमने, संख्या के इकाई अंक को दोगुना किए हैं और शेष संख्या से घटा दिए हैं। जो संख्या आपको प्राप्त हुई उससे आपको 7 से भाग देना है। अगर उस संख्या पे 7 से भाग जाता है तो ये जो संख्या होगी इस पर भी 7 से भाग जाएगा। आइए चेक कर लेते हैं। 7 एकम 7, 7 चौ 28, यहाँ पे 6 बचा, 7 9 के 63, मतलब 49 बार इस पर भाग चला जाएगा। अगली संख्या देखते हैं 8। 8 से विभाजन का नियम बोलता है संख्या के अंतिम 3 अंक जो है वो 8 से विभाजित हो। संख्या के अंतिम 3 अंक हम संख्या ले लेते हैं 11,512/8। 8 से विभाजित करना है हमें 11,512, तो इसके लिए 8 से विभाजन का नियम क्या है, संख्या के अंतिम 3 अंक इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब कि 512 में आप भाग दोगे 8 से। अगर 512 में 8 से भाग जा रहा है तो इस संख्या में भी 8 से भाग चला जाएगा। चलिए देख लेते हैं। 8 एकम 8, 8 छिंग 48, 3 बचा, 8 चौ 32, मतलब कि इस अंतिम 3 अंक में 8 से विभाजन हो रहा है, मतलब कि ये सारी संख्या में भी 8 से विभाजन हो जाएगा। अगली संख्या देखते हैं हम 9। 9 से विभाजन का नियम क्या होता है, देखिए 9 होता है 9 बराबर 3 गुणा 3, मतलब कि 3 तिया 9। जब 3 तिया 9 होगा तो ये जो है 3 का विभाजन का नियम भी फॉलो करेगा, मतलब कि 9 से विभाजन का नियम भी वही होगा जो 3 से विभाजन का नियम है। ठीक है, अब देखते हैं 10 से विभाजन का नियम। 10 से विभाजन का नियम होता है इकाई अंक जो है 0 हो, मतलब कि कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, ठीक है, कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, इकाई अंक से 0 हो जाए तो उसमें 10 से भाग चला जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या हमने पिछली वीडियो में भी देखे थे। अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें या तो स्वयं का भाग जाए, मतलब अन्य किसी का भाग ना जाए, या तो स्वयं से भाग जाए या फिर 1 से विभक्त हो, उसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या के एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और ये ऐसे आगे आगे चलते हुए n तक या अनंत तक जाएगी। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं और अब देखते हैं कि LCM और HCF क्या होते हैं। चलिए आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं कि HCF मतलब महत्तम समापवर्तक और LCM मतलब कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। हमने एक एग्जाम्पल लिया है 336 और 54। 336 और 54 का अपने को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है।
सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, 336 और 54 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। जब हम 336 को देखते हैं तो हमें इकाई अंक यहाँ पे सम दिखता है। जब इकाई अंक सम होगा तो 2 से विभाजन का नियम भी है कि इकाई अंक सम हो, मतलब इस संख्या में 2 से भाग जा सकता है। जब संख्या में 2 से भाग जाएगा तो 2 एकम 2, 2 छिक्के 12 और 2 अट्ठे 16। यहाँ पे फिर से इकाई अंक सम है, मतलब फिर से 2 से भाग जा सकता है, तो हम भी 2 से भाग दे देते हैं। 2 अट्ठे 16 और 2 चौ 8। यहाँ पे क्या होगा, फिर से इकाई अंक सम है, मतलब फिर से 2 से भाग जा सकता है, हम भी दे देते हैं 2 से भाग। 2 चौ 8 और 2 दूनी 4। यहाँ पे 42 में फिर से इकाई अंक सम है, मतलब फिर से 2 से भाग चला जाएगा, तो हम दे देते हैं 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 से भाग दे देते हैं। 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब इकाई अंक यहाँ पर सम नहीं है 21 में। 21 में जब इकाई अंक सम नहीं है तो 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या होती है 3, मतलब 3 से भाग देंगे तो 3 साते 21। अब 7 जो है खुद अभाज्य संख्या है, तो इस पर हमें और गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं 54 के लिए। 54 के लिए क्या हो जाएगा, इकाई अंक फिर से सम है, मतलब 2 से भाग चला जाएगा। जब 2 से भाग चला जाएगा तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। अब 27 जो है इसका इकाई अंक सम नहीं है। जब 27 का इकाई अंक सम नहीं है तो 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या 3, मतलब इस पर 3 से भाग देना पड़ेगा। 3 से भाग देते हैं तो 3 एकम 3 और 3 9 27। अब 9 जो है इस पर भी हम 3 से भाग देते हैं तो 3 तिया 9 और 3 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 1, मतलब कि 54 और 336 के हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। तो हम लिख देते हैं 336 बराबर 336 बराबर आप क्या लिखोगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। आप यहाँ पे लिख दोगे 336 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, मतलब कि यहाँ पे 2 की घात मैक्सिमम 4 आ रही है और यहाँ पे 3 गुणा 7। तो आप इसे लिख सकते हो 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7। अगली संख्या हमारे पास है 54। हम 54 के लिए लिखते हैं 54 बराबर है 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो 54 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। यहाँ पे 3 जो है 3 बार आ रहा है, मतलब इसकी घात 3 लगा देंगे तो 2 गुणा 3 की घात 3। अब हमने इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल चुके हैं। अब हम इसका HCF और LCM देखते हैं। तो HCF कहता है संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात हो, मतलब कि उभयनिष्ठ होना चाहिए और सबसे छोटी घात होना चाहिए। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मतलब 2 उभयनिष्ठ है और 2 की छोटी घात यहाँ पर 1 है, मतलब कि HCF बराबर जब हम निकालेंगे 336 और 54 का, तो इसका HCF आएगा 2 की घात 1 गुणा, फिर यहाँ पे 3 की घात 3 है और यहाँ पर 3 की घात 1 है, मतलब फिर से हमें सबसे छोटी घात चाहिए होगी। तो सबसे छोटी घात यहाँ पे है 3 की घात 1। फिर यहाँ पे 7 है तो 7 यहाँ पर नहीं है, मतलब 7 नहीं आएगा, तो इसका HCF बराबर आ जाएगा 6। अब हम निकालते हैं LCM। LCM बराबर क्या होता है, संख्याओं के संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनखंड, मतलब कि सबसे बड़ी होना चाहिए और दोनों में कॉमन हो या ना हो, मतलब कि उभयनिष्ठ हो या ना हो सब चलेगा। तो यहाँ पे जब हम करते हैं तो 2 की सबसे बड़ी घात चाहिए, तो 2 की बड़ी घात यहाँ पे है 4 गुणा 3 की सबसे बड़ी घात चाहिए, 3 यहाँ पर भी है 3 यहाँ पर भी है, 3 की बड़ी घात है 3, मतलब 3 की घात 3। उसके बाद 7 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे नहीं है, तो 7 भी चलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नहीं बोला है LCM के लिए कि उभयनिष्ठ हो। तो जब हम इसे करते हैं तो ये हो जाएगा बराबर में 2 की घात 4 16 गुणा 3 की घात 3, 3 9 27 और गुणा में 7। जब 7 का गुणा करोगे तो 7 7 49 बराबर करके कर देते हैं, 7 7 49 और 7 दूनी 14 और 4 18, मतलब कि 16 गुणा 189 करना है हमें LCM के लिए। जब हम 16 गुणा 189 करते हैं तो 16 9 के 144 हासिल का 14, 16 अट्ठे 128 और 14 142 हासिल का फिर से 14, 16 एकम 16 और 14 30, मतलब कि इस संख्या का LCM जो है 336 और 54 का LCM जो है वो 3024 है और इसका HCF जो है वो 6 है। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो।
आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 आपके लिए दिया है कि संख्या 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जब हम अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे तो हमें सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करना होगा 6 और 20 के। जब हम 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो संख्या जो है सम है। जब सम होती है तो 2 से विभाजन हो जाता है, तो 2 से विभाजित करोगे तो 2 तिया 6। अब 6 करोगे तो ये 3 जो है, ये 3 अपने आप में अभाज्य संख्या है, तो इससे आगे इसका विभाजन नहीं होगा। जब आप 20 का विभाजन करते हो तो 20 का विभाजन में इकाई अंक फिर से शून्य है या सम है, तो हम फिर से 2 से भाग दे सकते हैं। 2 एकम 2, साथ में शून्य, फिर से शून्य आ गया, मतलब फिर से 2 से भाग चला जाएगा। 2 पंचे 10। अब 5 भी जो है वो अपने आप में अभाज्य संख्या है, तो इससे आगे इस पर भाग हमें नहीं देना है। हम लिख देंगे 6 बराबर 2 गुणा 3, ठीक है। और 20 के लिए लिख देंगे 20 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 5। इसे आप क्या लिख सकते हो, 2 की घात 2 गुणा 5। अतः HCF बराबर, देखो HCF क्या होता है, दोनों संख्या में उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात, अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 की सबसे छोटी घात 1 है, मतलब HCF 2। देखो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 नहीं है, या यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 नहीं है, मतलब कि 6 और 20 का HCF कितना हो जाएगा, 2। अब हम देख लेते हैं LCM बराबर, देखो संख्या की सबसे बड़ी घात होनी चाहिए, तो संख्या में 2 की सबसे बड़ी घात 2 है, तो हम लिख देंगे 2 की बड़ी घात 2 गुणा, उभयनिष्ठ तो बोला नहीं है, मतलब कि इसमें हो तो भी चलेगा, इसमें हो तो भी चलेगा, मतलब कि 3 भी आ जाएगा और गुणा में 5 भी आ जाएगा। तो जब हम LCM निकालेंगे तो 2 की घात 2, 4 गुणा 3 गुणा 5, 4 तिया 12 और 12 पंचे 60, मतलब LCM बराबर 60 और HCF बराबर 2। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 8 आपको दिया है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। जब हम करेंगे तो हमें सबसे पहले 6, 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना होगा। तो हम 6 के लिए अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 6 जो है सम संख्या है, इसी कारण से इस पे 2 से भाग जा सकता है। 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 3 भी अपने आप में अभाज्य संख्या है, तो 6 के इससे ज़्यादा गुणनखंड नहीं होंगे। अब हम देखते हैं 72 के लिए। 72 के लिए देखते हैं तो यहाँ पे इकाई अंक जो है वो सम है। जब इकाई अंक सम हो तो इस पे 2 से भाग हम दे सकते हैं। जब 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6, यहाँ पे बचेगा 1, 2 छिक्के 12। अब 36 जो है इस पे भी इकाई अंक सम है। जब इकाई अंक फिर से सम है तो फिर से 2 से भाग दे देंगे, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। अब 18 जो है इस पर भी इकाई अंक सम है। इकाई अंक सम है मतलब फिर से हम 2 से भाग दे सकते हैं। 2 एकम 2 और 2 9 18। अब क्या होगा, अब 9 जो है वो सम संख्या नहीं है, इस कारण से 2 से अगली अभाज्य संख्या 3 से हमें भाग देना होगा। तो जब हम 3 से भाग देते हैं तो 3 तिया 9 और 3 के अभाज्य गुणनखंड फिर से 3 एकम 3, ठीक है। जब हम 120 के लिए बात करते हैं, 120 के लिए जब हम बात करते हैं तो 120 में फिर से इकाई अंक सम है या शून्य है, मतलब फिर से हमारा 2 से भाग चला जाएगा। जब आप 2 से भाग दोगे तो 2 छिक्के 12, साथ में शून्य, फिर से इकाई अंक सम या शून्य है, फिर से 2 से भाग दोगे, 2 तिया 6, साथ में शून्य, फिर से इकाई अंक सम है या शून्य है, फिर से 2 से भाग दोगे, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब क्या होगा, यहाँ पे इकाई अंक सम नहीं है तो हमें 2 से अगली अभाज्य संख्या लेना पड़ेगा। 2 से अगली अभाज्य संख्या जो है वो 3 है, मतलब आप 3 से भाग दोगे, 3 एकम 3 और 3 पचे 15। अब 5 भी अपने आप में अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब क्या करोगे, आप लिख दोगे 6 बराबर है 2 गुणा 3, ठीक है। फिर आप लिखोगे 72 के लिए, तो 72 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इसे आप और थोड़ा शॉर्ट में लिख सकते हो, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2, ठीक है। अब 120 के लिए बात करते हैं तो 120 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 2
मतलब कि 2 गुणा 2 गुणा 2, साथ में 3 गुणा 5, तो गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, अब आप करते हो इसे भी 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5, तो इधर लिख देना 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, अब हमें इस पे क्या निकालना था, 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम। हमने अभाज्य गुणनखंड विधि कर चुके हैं, अब हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो अब हम लिखेंगे अतः एचसीएफ बराबर, एचसीएफ क्या होगा, उभयनिष्ठ हो, मतलब कि तीनों संख्या में कॉमन हो और सबसे छोटी घात हो। देखो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, मगर 2 की सबसे छोटी घात क्या है, 2 की घात 1, मतलब 2 तो आएगा ही आएगा। देखो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, मगर 3 की सबसे छोटी घात कितनी है, 3 की घात 1, मतलब गुणा में 3, 2 तिया 6, मतलब इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, 6। अब हम देखते हैं एलसीएम। एलसीएम बराबर, एलसीएम क्या होता है, तीनों में उभयनिष्ठ ना हो मगर सबसे बड़ी घात हो। तो हम देखते हैं 2 की 3 घात यहाँ पर भी है, 2 की 3 घात यहाँ पर भी है, तो 2 की सबसे बड़ी घात हम ले लेते हैं 2 की घात 3 गुणा में, देखो 3 की घात यहाँ पर 1 है, यहाँ 3 की घात 2 है, यहाँ 3 की घात 1 है, मतलब 3 की घात 2 आएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे गुणा 3 की घात 2 गुणा, देखो यहाँ पर 3 हो गया, उसके बाद यहाँ पर 5 है, तो हम लिख देंगे गुणा में 5। जब हम इसे करते हैं 2 की घात 3 होता है 8 गुणा 3 की घात 2 9 गुणा 5, 8 9 72, या ऐसा कर दो 8 पना 40 और गुणा 9, फिर करो 4 9 के 36 और साथ में 0, मतलब कि इनका एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा, 360। सबसे पहले हमने क्या किया, संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकाले, फिर उन्हें हमने लिख दिए कि भैया ये बराबर ये, 6 बराबर 2 गुणा 3, 72 बराबर 3 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2, फिर 120 बराबर आपने लिख दिया 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5। जब आपने इतना कर दिए फिर आपको निकालना होगा एचसीएफ और फिर आपको निकालना होगा एलसीएम। नीचे एक लाइन लिख देना, अतः 6, 72 और 120 का एचसीएफ बराबर 6 एवं एलसीएम बराबर 360 है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। उस पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब कि ये संख्याएं आपको दे के रखी है, इसको आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। हम देखते हैं इसमें सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके पास में लिखा है 140। 140 के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो आप क्या करोगे, 140 का इकाई अंक, 140 का इकाई अंक शून्य है या सम है, मतलब कि 2 से भाग चला जाएगा। 2 से भाग देते हो, 2 सत्ते 14, साथ में 0। अब फिर से क्या है कि यहाँ पे इकाई अंक शून्य है या सम है, मतलब फिर से 2 से भाग चला जाएगा, तो आप दोगे 2 तिया 6, 2 पंछे 10। अब क्या है, इकाई अंक शून्य नहीं है या सम नहीं है, तो अब इकाई अंक जो है 5 है। इकाई अंक 5 हो तो 5 से विभाजन का नियम भी वही है कि इकाई अंक या तो शून्य हो या तो 5 हो। जब 5 है तो आप फिर से 5 से भाग दे दोगे, 5 एकम 5 और 5 सता 35। अब 7 जो है अपने आप में अभाज्य संख्या है, तो इससे ज़्यादा इसके गुणनखंड नहीं होंगे, तो आप लिख दोगे 140 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, आप क्या करोगे, इन संख्याओं के गुणनखंड करोगे और 140 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, दूसरा में लिखा हुआ है 156। 156 के अभाज्य गुणनखंड आपको करना है। जब फिर से यहाँ पे आपको पता चल गया कि इकाई अंक जो है सम है, इकाई अंक सम है, तो आप फिर से किससे भाग दोगे, 2 से। जब 2 से भाग दोगे तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, बचेगा 1, 2 अट्ठे 16। अब फिर से इकाई अंक आपके पास आ गया सम। अब इकाई अंक आपके पास सम आ गया है, तो आप फिर से किससे भाग दोगे, 2 से। 2 तिया 6 और 2 9 18। अब यहाँ पे इकाई अंक सम नहीं है, अब इकाई अंक सम नहीं है तो आप 3 से भाग दोगे। ठीक है, मतलब 2 से अगली अभाज्य संख्या 3 से भाग दोगे, तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब 13 जो है वो अपने आप में अभाज्य संख्या है, तो इसके गुणनखंड भी इससे आगे नहीं जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं 156 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, वैसे ही आप अगली संख्या का भी कर सकते हैं। मैं निकाल के दिखा देता हूँ एक चौथे क्वेश्चन का, जो लिखा हुआ है
5, 5005 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपके पास में इकाई अंक 5 दिया है, मतलब 5 से विभाजन का नियम भी वही होता है, इकाई अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, मतलब इस संख्या में 5 से विभाजन हो जाएगा। 5 से भाग दे दो, 5 एकम 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 एकम 5। ठीक है, अब क्या 5 से विभाजन का नियम, फिर से इकाई अंक 0 या 5, मतलब 5 से तो भाग जाएगा नहीं। अगली संख्या कौन सी आती है? 7। जब हम इस पर 7 से विभाजित करते हैं तो 7 से विभाजन करके देख लो, 7 एकम 7, यहाँ पे बचेगा 3, फिर 7 चौ 28, यहाँ पे बचेगा 2, फिर 7 तिया 21। ठीक है, अब अगली संख्या 7 से फिर से भाग नहीं जाएगा, तो अगली संख्या आप लोगे 11। 11 से भाग दोगे तो 11 एकम 11, 3 बचेगा, 11 तिया 33। अब 13 जो है अपने आप में अभाज्य संख्या है, तो आप लिख सकते हो 5005 बराबर है 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है, बाकी के 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, इन्हें ज़रूर आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आपका प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको लिखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। मतलब कि आपको 2 संख्याएं दे के रखी है, इनका गुणनफल क्या हो जाना चाहिए? एचसीएफ गुणा एलसीएम। मान लो कि आपको 2 संख्या ये ए रही और ये बी रही, तो आपको लिखा है कि 2 संख्याओं के गुणनफल मतलब कि ए गुणा बी बराबर हो जाए किसके? इनका एचसीएफ और गुणा में एलसीएम। मतलब कि हमें क्या करना है कि यहाँ पे ये सिद्ध करके हमें बताना है, जांच करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब ए गुणा बी जो है वो एचसीएफ गुणा एलसीएम करने पर जो आएगा वही ए गुणा बी करने पर भी आना चाहिए। हम सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे? 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड। तो हम लिखेंगे 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड। तो हम सबसे पहले देखते हैं 26 के अभाज्य गुणनखंड। जब 26 के अभाज्य गुणनखंड करते हो तो 26 में इकाई अंक जो है वो सम है। जब इकाई अंक सम हो तो वो 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 से विभाजित करने पे 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब 13 जो है अपने आप में एक अभाज्य संख्या है। जब अभाज्य संख्या है तो इस पर आगे भाग नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम 91 के लिए करते हैं। तो 91 के लिए जब आप करते हो, 91 में इकाई अंक सम नहीं है, मतलब 2 से तो भाग जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं, 7 से देख लेते हैं। 7 एकम 7, 7 दाम 70, 7 21, मतलब 13 सत्ते 91। ठीक है, अब यहाँ पे 13 फिर से अभाज्य संख्या हो गई, इस पे भी आगे भाग नहीं जाएगा। तो हम लिख देंगे 26 बराबर है 2 गुणा 13 और 91 बराबर है 7 गुणा 13 के। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इन संख्या का गुणनफल मतलब ए गुणा बी हम करते हैं ए गुणा बी, मतलब कि 26 गुणा 91। जब 26 गुणा 91 करते हो तो इधर देख लो, ये लिखा हुआ है 26, इसमें आप कर रहे हो 91 का गुणा। 26 एकम 26, क्रॉस का 2, 9 छिक्के 54 का 4, हासिल का 5, 9 दूनी 18 और 5 23। ठीक, ये आ गया 6, 4 2 6 3 2, मतलब ये आ गया है 26 गुणा 91 करने पे 2366। यहाँ पे लिख देंगे 2366। अब उसने क्या बोला है कि 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर हो? उनका एचसीएफ और एलसीएम। जब हम 26 और 91 का एचसीएफ देखते हैं तो एचसीएफ जो दोनों में उभयनिष्ठ हो और सबसे छोटी घात हो, तो यहाँ पे दोनों पे उभयनिष्ठ है 13 और 13 की घात 1 है, मतलब एचसीएफ बराबर आ जाएगा आपका 13। अब क्या करते हो आप? एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालोगे? एलसीएम निकालने के लिए दोनों में सबसे बड़ी घात, दोनों में उभयनिष्ठ नहीं चलेगा, मतलब कि इसमें हो तो भी चलेगा, इसमें हो तो भी चलेगा। तो हम एलसीएम लिख देंगे 2 गुणा 7 गुणा 13। ठीक है, अब हम फिर से करते हैं 13 सत्ते 91 और 91 दूनी 182। ठीक है, मतलब एलसीएम बराबर आपका आ चुका है 182। तो उसने भी यही बोला है कि उनके एचसीएफ गुणा एलसीएम करने पे जो आएगा वही आना चाहिए ए का गुणा बी से करने पे। हम करते हैं एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलसीएम गुणा एचसीएफ करने पे एचसीएफ है हमारा 13 और एलसीएम है 182। 182 में 13 का गुणा कर रहे हो, 13 दूनी 26 का 6, हासिल का 2, 13 अट्ठे 104 और 2 106 का 6, हासिल का 10, 13 एकम 13 और 10 23,
ये भी आ गया है 2366, ये भी आया था हमारा दो संख्या का गुणा करने पर 2366 और एलसीएम गुणा एचसीएफ करने पर भी आया है 2366। हम लिख सकते हैं अतः दो संख्या का गुणनफल मतलब कि a गुणा b बराबर है किसके, उनका एलसीएम गुणा उनका एचसीएफ, तो एचसीएफ गुणा एलसीएम, और यही हमें जांच करना था। ठीक है, उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके बाकी के दो क्वेश्चन आप करके देख सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्या है, 3 पूर्णांक दे के रखे हैं, इनको आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। जब हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे तो हमें सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं तो सबसे पहले हम 12 के लिए देखते हैं। 12 में इकाई अंक सम है, मतलब 2 से भाग चला जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 छिक्के 12। अब 6 में फिर से ये 6 जो संख्या है सम है, तो उसमें भी फिर से 2 से भाग चला जाएगा, तो 2 तिया 6। ठीक है, अब 3 अपने आप में अभाज्य है तो इससे आगे भाग नहीं जाएगा। अब हम देखते हैं 15 के लिए। जब हम 15 के लिए देखते हैं तो 15 विषम है, मतलब 2 से भाग नहीं जाएगा, तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या 3 से भाग देते हैं, तो 3 एकम 3 और 3 पचे 15। अब 5 भी अपने आप में अभाज्य है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड 3 और 5 ही होंगे। अब हम देखते हैं 21 के लिए। 21 के लिए जब आप देखोगे तो ये फिर से विषम संख्या हो गई, तो 2 से बड़ी विषम अभाज्य संख्या 3 से भाग आप देते हो, तो 3 साते 21। अब 7 जो है अपने आप में अभाज्य संख्या है, इस कारण से 7 से आगे उसमें भाग नहीं जाएगा। अब हम लिख लेंगे 12 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3। इसे आप लिख सकते हो 2 की घात 2 गुणा 3। फिर आप लिखोगे 15 बराबर है 3 गुणा 5, और अगली है 21 बराबर 3 गुणा 7। जब आपने यहाँ तक कर लिए हो तो हमें क्या करना है, इन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। हम देखते हैं सबसे पहले एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है तीनों संख्याओं में उभयनिष्ठ हो या तीनों संख्याओं में कॉमन हो और सबसे छोटी घात हो। देखो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है। ठीक है, तो एचसीएफ में 3 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद देखो 7 यहाँ पर है तो 7 इन दो संख्याओं में नहीं है, 5 यहाँ पर है तो इन दो संख्याओं में 5 नहीं है, और 2 यहाँ पर है तो 2 इन बाकी की 2 संख्याओं में नहीं है। मतलब कि इन संख्याओं का एचसीएफ बराबर सिर्फ आ जाएगा 3। और एलसीएम देखते हैं हम। एलसीएम बराबर, एलसीएम होता है सबसे बड़ी घात हो और तीनों में उभयनिष्ठ होना जरूरी नहीं है। जब तीनों में सबसे बड़ी घात हो तो यहाँ पर 2 की घात मैक्सिमम 2 लिखी है, गुणा में यहाँ पे 3 है, गुणा में साथ में 5 है और गुणा में 7 है। जब आप इसे करते हो तो ये हो जाएगा 2 की घात 2 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। आप करते हो 4 पंचे 20, 20 तिया 60, यहाँ तक आ गया है 60 और गुणा में है 7। देखो 6 सत्ते हो जाएगा 42 और साथ में है 0, मतलब इन संख्याओं का एलसीएम बराबर हो जाएगा 420। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाकी के 2 क्वेश्चन आप करके देख लेना, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे चलते हैं, अब आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 4 की 306 और 657 का एचसीएफ 9 दे के रखा है और 306 और 657 का एलसीएम आपसे पूछा है। हमें पता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब कि a गुणा b, पहली संख्या a और दूसरी संख्या b, मतलब 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन संख्याओं का एचसीएफ गुणा एलसीएम। हमने ये फॉर्मूला पढ़ के रखा है। ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब कि पहली संख्या ये होगी और दूसरी संख्या ये होगी, इनका एचसीएफ गुणा में इनका एलसीएम। जब हम इसे करते हैं तो 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब कि 306 गुणा में 657 बराबर में 306 गुणा 657 बराबर में क्या हो जाएगा, इनका एचसीएफ दे के रखा है 9 और गुणा में क्या एलसीएम हमें ज्ञात करना है। अब देखो जो संख्या एलसीएम के गुणा में है ये बराबर किधर जाएगी, तो भाग में, तो ये हो जाएगा 306 गुणा 657 और बटे में 9 बराबर में एलसीएम। ठीक है,
जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये जाएगा 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, यहाँ पे बचा 2, 9 तिया 27, मतलब कि 306 गुणा 73 बराबर है LCM। ठीक है, मतलब कि इन दो संख्याओं का जब हम गुणनखंड कर लेंगे तो हमें इन संख्याओं का LCM प्राप्त हो जाएगा। हम देखते हैं 306 में गुणा करके 73 से, 3 चिंग 18 का 8, हासिल का 1, 0 है तो 1 का 1 आगे आ जाएगा, 3 तिया 9, कटपेट 7 छिक्कम 42 का 2, हासिल का 4, फिर 0 है तो ये 4 का 4 ले लेंगे, 7 तिया 21। जब इन्हें ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 8, 2 और 1 3, 9 और 4 13 का 3, हासिल का 1, 2 1 और 1 2, 2 का 2, मतलब ये हो जाएगा 22,338 बराबर LCM। मतलब कि इन दो संख्याओं का LCM कितना आ गया, LCM बराबर 22,338। ठीक है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हो, पूछ सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। फाइनली आपकी प्रश्नावली 1.1 और 1.2 कंप्लीट होती है। 1.3 और 1.4 आपके सिलेबस से हट चुका है। इसके चलते हुए हमने दोनों प्रश्नावली को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों पर शेयर करें। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, अगले कॉन्सेप्ट में।